अगर आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप दूसरों से अलग और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे। उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो है बेसिक्स को मास्टर करना। बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को जब वो 12th पास करके जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट रहेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो आप क्या करोगे, ज्यादातर आप उन चीजों को रटने की कोशिश करोगे रेदर देन अंडरस्टैंडिंग। जब आप चीजों को समझने के बजाय अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, जब आप एक डॉक्टर बनेंगे, तब आप ह्यूमंस को ट्रीट करने वाले हो। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी आप डेफिनेटली किसी भी चीज को, किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो पहला रूल है वो है चीजों को समझना, चाहे सब्जेक्ट हो एनाटॉमी या सब्जेक्ट हो फिजियोलॉजी। एनाटॉमी आपको सिखाता है कि स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से भगवान ने या फिर खुदा ने बनाया, और फिजियोलॉजी आपको सिखाएगा कि किस तरीके से जो बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है और डिसीजेस किस तरीके से हो रही है और जो भी आप खा रहे हो किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है। ये सभी चीजें जो है हम फिजियोलॉजी में सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको आता है वो है बायोमैकेनिक्स। बहुत सारे बच्चे जो है बायोमैकेनिक्स से डर जाते हैं और रट्टा मारने लग जाते हैं। बायोमैकेनिक्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि बाकी जो मेडिकल फील्ड है जैसे एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, उनके लिए बायोमैकेनिक्स नहीं है। आप मूवमेंट के डॉक्टर हो, अगर आप चाहते हो कि आप मूवमेंट करके पेशेंट को ठीक करें, जब तक आप बायोमैकेनिक्स को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या फिर मूवमेंट एनालिसिस्ट नहीं बन सकते। तो इसीलिए बायोमैकेनिक्स एक सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन एक शर्त है कि हमें उसको समझ के पढ़ना चाहिए। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आपको वरी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले डेज में हम बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी आपके टेक्स्ट बुक में बायोमैकेनिक्स है या फिर रिसर्च के हिसाब से जो भी बायोमैकेनिक्स है हम आपको आसान करके पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। ये हो गया बेसिक्स का फंडा। सेकंड चीज है बेटा वो है थियोरी और प्रैक्टिकल को एक साथ पढ़ना। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि थियोरी पढ़ लिया, बहुत सारी चीजों को रट लिया, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, तो पढ़ने से आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनने वाले, आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनने वाले। क्योंकि जब भी हम मेडिकल साइंस में जो भी चीजों को पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल के साथ लिंक करना होता है। बहुत सारे बच्चे इन चीजों को भूल जाते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थियोरेटिकली उतना कुछ परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात होती है उनका प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा होता है और आगे जाके जो है वो बहुत अच्छे फिजिशियन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को नोटिस करते हुए जो भी आप चीजों को पढ़ते हो, जिस भी आप चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, उनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने की कोशिश करो या फिर प्रैक्टिकली उसको उन चीजों को जो है आप एनालाइज करने की कोशिश करो। जब आप थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन करके प्रैक्टिस करोगे तब आप एक ट्रू प्रोफेशनल और सही प्रोफेशनल बनोगे। जो तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सरसाइज वर्सेस इलेक्ट्रोथेरेपी। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोथेरेपी तो सीख लेते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी तो सीख लेते हैं। उनमें आप सीखते हो कि एक्सरसाइजेस कौन कौन से देने हैं, उसके साथ ही साथ आप सीखते हो कि अल्ट्रासाउंड कब इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रोथेरेपी कब इस्तेमाल करना है, आपको सिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लो, मैं लेता हूं एक कॉमन कंडीशन दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, उसके लिए अगर मैं आपको पूछूं कि 10 एक्सरसाइज बताओ तो क्या आप बता पाओगे? डेफिनेटली नॉट। बहुत सारे 90% बच्चे उस चीज को बता नहीं पाएंगे। उसका ये रीजन है कि हम बेसिकली मोडालिटीज और जो भी चीज है पैसे उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए हम जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हुए जो एक्चुअल चीजें मालूम होनी है एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के बारे में वो हमें नहीं पता। तो इसीलिए एटलीस्ट 8 to 10 एक्सरसाइजेस जो है हर एक कंडीशन के लिए आपको मालूम होना जरूरी है। और उसके साथ ही साथ जो भी आप मोडालिटीज यूज कर रहे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर आईएफटी हो गया, जो भी आप मोडालिटीज यूज करने वाले हो उनके पैरामीटर्स आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता तो अपने दोस्तों को पूछते हैं। एक बार पूछना, 2 बार पूछना इज ओके, बट अनटिल एंड अनलेस आपको पता नहीं है कि क्रोनिक स्टेज में कौन सा देना है, सब एक्यूट स्टेज में क्या देना है, फिर एक्यूट स्टेज में क्या देना है, इस तरीके से अगर आप चीजों को नहीं समझोगे, उसी के साथ साथ जो भी एक्सरसाइजेस रहते हैं उनका अगर फिट्स प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, इंटेंसिटी कितनी रखनी है, कितने टाइम के लिए एक्सरसाइजेस देना है, तब आप जो है पेशेंट को प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। पेशेंट आपके पास आएगा, आप मशीन लगाओगे, दर्द थोड़ा कम होगा, पेशेंट भी खुश, आप भी खुश, फिर 2-3 दिन बाद पेशेंट फिर से आएगा, सर मेरा दर्द फिर से आ गया। ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें फिट्स प्रिंसिपल अच्छे से मालूम रहना है और जो भी मोडालिटीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे आईएफटी, अल्ट्रासाउंड या फिर शॉकवेव थेरेपी जो भी हो, उसके जो है पैरामीटर्स आपको जानना और समझना और पेशेंट्स पर अप्लाई करके उसके चेंजेस को और जो पेशेंट में रिकवरी दिख रहे हैं हमको उनको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फोर्थ चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है क्लिनिकल असेसमेंट और रीजनिंग स्किल। बहुत सारे बच्चों को जो है असेसमेंट लेने का फॉर्मेट पता नहीं रहता, तो वो डायरेक्टली कंक्लूजन तक उतर जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आ गया, पेशेंट आने के बाद में पेशेंट के 4 या 5 सिम्टम्स सुन के आप डायरेक्टली कंक्लूजन में आना कि हाँ पेशेंट को ये है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पेशेंट को सही से सुनना है। क्योंकि अगर हम मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट लेते हैं, ऑर्थोपेडिक असेसमेंट लेते हैं, तो 70% चीजें जो है हमें पेशेंट को सुन के ही पता चलेगी। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को सुनना है, उसके बाद में जो भी बाकी का असेसमेंट है विच इज डन बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट या फिर आपको करना पड़ता है, उसमें पाल्पेशन आता है, ऑब्जर्वेशन आता है और बहुत सारी चीजें आती है, स्पेशल टेस्ट आते हैं। वो सभी चीजें करने के बाद में आपका जो भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, अगर पेशेंट लेके आता है एक्सरे एमआरआई, उसको देखना है और दोनों चीजों को कोरिलेट करके जो है आप अपने फाइनल डायग्नोसिस को आना है। अगर आप डायरेक्टली पेशेंट आते ही हाँ आपको ये इधर दर्द देना, इधर दर्द देना, तो डायरेक्टली कंक्लूजन पर उतरना, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच और आपका जो है ट्रीटमेंट वो वैलिड नहीं रहेगा और पेशेंट को बहुत हद तक और लॉन्ग टाइम के लिए या फिर लंबे समय के लिए जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा और रिकवरी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, दोनों चीजों को इंप्रूव करना है। एक क्लिनिकल असेसमेंट ठीक से लेना है, दूसरा आपका क्लिनिकल रीजनिंग। जो भी आपके पेशेंट आ रहे हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उनको इकट्ठा करना है और जब नेक्स्ट पेशेंट सिमिलर कंडीशन का आएगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको एनालिसिस करने की कोशिश करना है। जब आप इस तरीके से खुद को ट्रेन करोगे तो डेफिनेटली आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। और फिफ्थ और लास्ट चीज जो है, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो रिसेंटली ग्रेजुएट होते हैं या फिर जो यंग ग्रेजुएट्स है, वो अपने डिग्री पर डिपेंड रहते हैं। और इवन जो थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, वो सोचते हैं कि हाँ मैंने ये डिग्री कर ली तो डिग्री मुझे पैसे देगी या फिर डिग्री मुझे अच्छा जॉब देगी या फिर डिग्री मुझे सक्सेसफुल बनाएगी। कोई भी डिग्री लो, चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस, बीएमएस, बीपीटी, बीएचएमएस, जो भी या फिर अलाइड की जो भी डिग्री है, कोई भी लो आप, डिग्री आपको पे नहीं करने वाली until and unless you are capable of that। मेरा मतलब ये है कि आपको आपके रीजनिंग स्किल्स, आपको आपके क्लिनिकल स्किल्स, इन सिंपल आपकी जो भी स्किल्स है, प्रैक्टिकल स्किल्स, उनको आपको इंप्रूव करना है। जब आप प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव करेंगे, चाहे वर्कशॉप अटेंड करना हो या फिर जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उस नॉलेज को एक्वायर करना हो, ये सभी चीजों को जब आप इकट्ठा करके आप बाहर निकलोगे तो डेफिनेटली आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल बनोगे। जब आप स्किल्ड प्रोफेशनल बनकर निकलोगे तो इंडस्ट्री को जरूरत है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, तो आप अपनी जो भी स्किल्स को एक्वायर करने वाले हो उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ जब आप एक यंग प्रोफेशनल बन के निकलते हो तो डायरेक्टली किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में खुद नहीं जाना है। आपको कोशिश करना है कि आप खुद से जो है खुद को इंडिपेंडेंटली किस तरीके से ग्रो कर पाते हो। अगर आपने उस मौके को छोड़ दिया तो आगे जाकर जो है आप उस चीज पर नहीं आने वाले। जो भी यंग प्रोफेशनल्स होते हैं मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप जो है सबसे पहले अपना खुद का कुछ करने की कोशिश कीजिए, या चाहे क्लिनिकल सेटअप हो या फिर होम विजिट का सेटअप हो, जो भी हो आप एक प्रॉपर सेटअप कीजिए और इसके ऊपर मेहनत कीजिए 1-2 साल के लिए। उसके बाद में अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो आप जो है किसी की क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे इस स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं वो स्टक होते हैं और आगे जाके रियलाइज होता है कि काश मैंने खुद का उस समय कुछ ट्राई कर लिया होता। तो इन 5 चीजों को जब आप नोटिस करोगे और अपने करियर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आप बाकियों से आगे निकलने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हम सब मिलके एक क्वालिफाइड और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बने। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले समय में बहुत सारे वर्कशॉप्स और बहुत सारी चीजें हम आपको लेके आने वाले हैं, ताकि हम सब मिलके जो है एक अच्छे और क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बने और साथ मिलकर इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारें।